नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। देखिए, बजट को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हो गई हैं, लेकिन शिक्षा बजट में क्या कुछ रहेगा। देखिए, सबसे पहले पिछले वर्षों में एजुकेशन का बजट क्या कुछ रहा, इस साल भारत में कैसा यहां पर शिक्षा बजट रहने वाला है, भारत में शिक्षा पर कितना खर्च होता है और इस बार एजुकेशन सेक्टर में क्या बड़ा फायदा होगा, इसी पर हर किसी की नजर है। ये बड़ी अपडेट जहां पर 2026 की उम्मीदें आप देखिए किस तरह की होंगी कि कैसा होगा भारत का एजुकेशन बजट 2026 में। स्किल्स पर ध्यान दिया जाएगा, क्या ये बजट के अंदर महत्वपूर्ण चीजें रखी जाएंगी। सबसे बड़ी बात आपको ये बताते चले, लगातार आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए भी अगर आपको समझाना चाहें तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आम बजट 2026 की घोषणा 1 फरवरी को होने वाली है और इस दौरान यहां पर आप देखिए इस बार एजुकेशन सेक्टर को बजट में क्या कुछ मिलने की उम्मीदें हैं, यानी कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अब तक कितना खर्च होता है और क्यों 2026 का बजट एजुकेशन सेक्टर के लिए फायदेमंद होने वाला है। तो ये कुछ तस्वीरें आपके सामने जहां पर पिछले वर्षों में एजुकेशन का बजट क्या रहा और साल 2026 में भारत में शिक्षा का बजट क्या कुछ रहने वाला है। तो 2025 की बात करें तो उच्च शिक्षा के लिए 2025-26 के बजट में 5077 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था, लेकिन उसके साथ ही आपने देखा कि किस तरह की परिस्थितियां बनी और फिर उसके बाद कुल मिलाकर शिक्षा का बजट यहां 128 लाख यहां 649 करोड़ रुपए का बजट सामने आया था। लेकिन फिलहाल 2024, 25 और 23 की बात हो रही है। फिर 24 की बात करें तो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यहाँ 73,498 करोड़ रुपए का बजट आया। आवंटन यहाँ स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए दिया गया था। फिर उसके बाद आपने देखा कि किस तरह की परिस्थितियां बनी। देखिए, उच्च शिक्षा के लिए 47,619.77 करोड़ रुपए का ये बजट था 2024 में, लेकिन कुल मिलाकर अगर बातचीत की जाए कि किस तरह की बढ़त इसमें हुई, फिर कुल बजट जो 2024 में आया 121,118 करोड़ रुपए का ये बजट था, यानी कि 1,21,118 करोड़ का जो ये बजट आया तो उसमें भी फिर बढ़ोतरी की गई। लेकिन अगर हम थोड़ा सा कुल मिलाकर 2024-25 फिर 25 और 26 और 23 के बजट को अगर हम देखते हैं तो देखिए 2024 और 25 में सबसे पहले यहां पर स्कूली शिक्षा की अगर हम बात करें तो 73,499 की बात हुई और ये बजट सामने रखा गया। 2025-26 में फिर 78,572, यानी कि 25 और 24 की जो बात हो रही है इस बीच में 5,074 करोड़ रुपए की बढ़त की गई, जिसमें कुल मिलाकर अब आप देखिए जिस तरह से 2026 और 27 का बजट आने वाला है, अब उम्मीदें ये हैं कि अगर 5,074 करोड़ रुपए बढ़ाए जाते हैं तो फिर 2026 और 27 का बजट इस बार यहां पर 83,646 करोड़ हो सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि 2024 और 25 में 73,498 बजट आया था, 498 करोड़ रुपए। फिर 2025 और 26 में 78,572 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से स्कूली शिक्षा के लिए दिया गया, जिसमें अगर हम देखें कि बढ़ावा कितना हुआ था 2025 के मुकाबले की, अगर हम 24 में जो बजट आया फिर 25 में उसे 5,074 बढ़ा दिया गया, तो उस हिसाब से 83,646 करोड़ होने की उम्मीद है अगर 5,074 बढ़ाया जाता है। फिर उच्च शिक्षा के लिए जो बजट आपके सामने रखा गया, लेकिन 2024 और 25 में यहाँ 4,076 की जिस तरह से बात हुई, लेकिन 476 आंकड़ा जो है वो बढ़ता चला गया, क्योंकि 4,76,019.77 करोड़ रुपए का ये बजट था। फिर 2025 और 26 में ये 5,077 करोड़ हो गया, यानी कि 24 और 25 के मुकाबले में अगर बढ़त देखी जाए तो 2,457.23 करोड़ रुपए की बढ़त की गई थी। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो 2026 और 27 में इस बार जो बजट पेश होने वाला है उसमें 5,077 को अगर हम जमा कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, तो उसमें कुल मिलाकर यानी जो कुल बजट था उच्च शिक्षा का वो 2,457.23 करोड़ रुपए ये बढ़त थी। अब उस हिसाब से देखा जाए तो 52,534.23 करोड़ का बजट उच्च शिक्षा के लिए होने की उम्मीद है। ये एजुकेशन सेक्टर की बात हो रही है। फिर कुल मिलाकर जो शिक्षा का बजट आया 24 और 25 में, जिसमें आपने देखा कि 121
यहाँ आप देखिए जिस तरह से आंकड़ा बढ़ा, यानी कि 1,21,118 करोड़ रुपए दिए गए। फिर 25 और 26 में यहाँ 1,000 लगातार आपने देखा कि 1,28,649 करोड़ रुपए दिए गए, यानी कि 1,21,000 फिर 1,28,000। और इस बीच में यहां अगर देखा जाए कि बढ़त कितनी रही तो 7,531 करोड़ रुपए की इसमें बढ़त रही। तो अब 26 और 27 के बजट को अगर हम देखते हैं तो 1,28,649 को अगर हम मिला लेते हैं 7,531 करोड़ के साथ, तो ये कुल मिलाकर 1,036 आप देखिए जिस तरह से आंकड़ा, यानी कि 1,36,180 करोड़ रुपए का बजट हो सकता है। फिर कुल मिलाकर आप देखिए जो ये एजुकेशन बजट पर लगातार नजरें बनी हुई है। अब ये कहा जा रहा है कि कौन कौन से सेक्टर पर ध्यान दिया जाएगा, तो सरकार ने इस विजन को ध्यान में रखा हुआ है क्योंकि टैलेंट्स की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वैश्विक स्तर पर भारत के टैलेंट की मांग बढ़ गई और इसी विजन को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा आयोग बिल भी तैयार किया गया ताकि तय प्रक्रियाओं में सुधार हो, भारत और विदेशी संस्थानों के बीच में टाई अप और मजबूत हो जाए, भारत और विदेशी संस्थानों के क्षेत्र रिसर्च की फील्ड में लेकर मिलकर काम करें और इसी के लिए सिस्टम को बेहतर करना होगा। फिर उसके बाद दुनिया के बेस्ट संस्थानों के बीच में एकेडमिक रिसर्च सहयोग को बढ़ावा देना होगा। 2026 के शिक्षा बजट में गवाह जो है वो बड़े यहाँ बदलाव बनेंगे। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं, इसी पर चर्चा कर लेते हैं कि आने वाले समय में कितना बदलाव और एजुकेशन सेक्टर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि युवा देश की रीढ़ की हड्डी है। देश अर्थव्यवस्था के तौर पर देखा जाए तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसमें युवाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा है। इस वक्त हमारे साथ पैनल में पीयूष मिश्रा हैं, अर्थशास्त्री हैं, बहुत बहुत स्वागत पीयूष जी। विश्वनाथ मिश्रा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और उनके साथ ही सूर्य प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, राजनीति विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले तो मैं पीयूष मिश्रा जी आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से बजट मैंने पढ़कर अभी बताया कि इतना बढ़ावा हुआ 24 से 25 के बीच में और 25 से 26 के बीच में, अगर इतना ही आंकड़ा लिया जाता है तो फिर कुल बजट इतना आने की अनुमान है। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर में सरकार किन किन स्किल्स को लेकर, टैलेंट को लेकर, किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है और कौन कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी आशा जी, जो भी आंकड़े अभी आपने बताए हैं थोड़ा उसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है। ये जो एकदम से एजुकेशन बजट में बढ़ावा आया है, एक एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, जिसमें गवर्नमेंट ने ये बोला कि जीडीपी का 6% हम लोग एजुकेशन पे अलोकेट करेंगे। तो ना ये गवर्नमेंट की मजबूरी बन चुकी है कि इंडिया की जीडीपी जितना होगा उसका मिनिमम 6% हमें एलोकेट करना ही पड़ेगा। बट स्टिल अभी जितना भी एलोकेट किया है वो 6% के जीडीपी टारगेट से थोड़ा पीछे है। तो 2026 के लिए जो जीडीपी अनुमानित की गई थी उसमें तो 7.54 फिगर कहा गया था कि 7.4% तक पहुंचेगी, और अगर टैरिफ लग भी जाता है तो भी 6 से नीचे नहीं जाएगी। तो उस हिसाब से बात कर लेते हैं। हाँ, उसके बाद अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं, एजुकेशन सेक्टर जो है एक बूमिंग सेक्टर है। इंडिया की 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, जिसमें मेजॉरिटी यंग लोग हैं और काफी यंग बच्चे भी पढ़ाई भी कर रहे हैं। इंडिया का मार्केट अप्रोक्सीमेटली 3.7 यूएस डॉलर बिलियन से 4 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है, और ये एक्सपेक्टेड है ग्रोथ रेट मोर देन 100%। बाई नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड है कि इंडिया का मार्केट जो होगा 8 से 10 यूएस बिलियन के आसपास होना चाहिए। अब जो मेजर फैक्टर्स आते हैं, मेजर फील्ड्स आते हैं एजुकेशन में, देखिए बेसिक एजुकेशन ऐसा माना जाता है अप्रोक्सीमेटली काफी सारे जगह टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में अवेलेबल है। बट जो हमारे डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ऑनलाइन एजुकेशन है, जो आज एक बहुत ही बड़ा फील्ड आ रहा है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके लिए और डेटा साइंस, डेटा सेंटर्स, इसके ऊपर गवर्नमेंट का मुझे लगता है फोकस रहने वाला है। क्योंकि मेजॉरिटी आज के गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म की हम बात करें, दीक्षा, स्वयं, विद्या, ठीक है, ये गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म्स हैं, सब जो होते हैं वो देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है विश्वनाथ जी, अब वो कह रहे हैं कि जीडीपी का 6% जो है वो आपको लगाना ही लगाना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि राष्ट्र नीति आप लेकर आ गए, आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई, शिक्षा की राष्ट्र नीति, लेकिन ड्रॉबैक जो था
उसे रोकना बहुत बड़ी चुनौती थी सरकार के सामने। तो ड्रॉप बैक को रोकने के लिए क्या लगता है कि 26 में रोड मैप तैयार किया जाएगा? धन्यवाद आशा जी। देखिए आशा जी, जिस देश की करीब 65% आबादी युवा हो, उसके लिए एक बहुत बड़ा आवाज चैलेंज को बढ़ा दीजिए। हाँ, कि आप बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? जी जी। वहां पर बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए कि उस युवा वर्ग के लिए कितना कुछ कर पाए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके बाकी एम्प्लॉयमेंट के लिए, कौशल विकास के लिए, उद्यमशीलता के लिए कितना कुछ कर पाते हैं। मतलब अपने युवा जो टैलेंट है उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर पा रही सरकार, बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए। मुझे लगता है 6% बहुत कम, जीडीपी का 6% कम है। अरे लेकिन अभी तो सरकार सिर्फ की अनुमान मजबूरियां ऐसी लगाया हैं जा क्योंकि रहा है कि भाई अगर हमें अपने शिक्षा की बजट को बढ़ाना है या शिक्षा के क्षेत्र पर फोकस करना है तो 6 से 10% हमें अपने बजट को बढ़ाना पड़ेगा जीडीपी के हिसाब से। लेकिन अभी तो 4 से 5 पर अटका हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल 6% कम है। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अपने जो यूथ है, जो यूथ आपकी वो रिसोर्स, सबसे बड़ी रिसोर्स वो है जो आपके यूथ है। 65% आबादी अगर युवा है तो बहुत बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं है। चाइना यहाँ लैग कर रहा है और हमारे पास यही हमारी सामर्थ्य है। हम उसका कितना सदुपयोग कर पा रहे हैं, वो भी तब जब वैश्विक स्तर पर सभी देशों की इकोनॉमी देखिए, ज्यादातर देशों की इकोनॉमी, ज्यादातर देशों का सेटअप डिसबैलेंस्ड अवस्था में जा रहा है। हमारे बहुत से बच्चे जो बाहर जा रहे थे, अब उनको डोमेस्टिक फील्ड पर एजुकेट करने का एक नया सेटअप क्रिएट करना होगा। घरेलू एजुकेशन सेटअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार को बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए कि उस चीज को क्योंकि जगहों अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें कहीं समस्या होती है, वहां से आप विड्रॉ करते हैं तो बच्चों का बहुत डिस्टरबेंस है। तो यानी इस फील्ड में भी आपको एक लीड लेने के लिए, एक नया एजुकेशन वर्ल्ड का एक नया एजुकेशन हब बनाने के लिए एआई के कार्यकाल में, एआई के युग में आपको बहुत ड्रास्टिक बदलाव करने हैं। उसके लिहाज से अगर आप देखेंगे तो 6% बहुत कम है। ठीक है, लेकिन अब सरकार सूर्य कितना कर प्रकाश पाएगी, जी, जिस कितना तरह से कम वो कर कह रहे हैं कि पाएगी? 6% तो बहुत कम है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है इकोनॉमिक्स की तरफ से, विशेषज्ञों की तरफ से, वो कह रहे हैं कि 6 से 10% के बीच में होना चाहिए। लेकिन अब वो कह रहे हैं सूर्य प्रकाश जी, विश्वनाथ जी ने कहा कि सबसे पहले हमें ड्रॉप बैक को रोकना पड़ेगा, स्कूल और यूनिवर्सिटीज में नामांकन को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि बच्चों को अपने देश में रोकना पड़ेगा कि वो देश के अंदर ही पढ़ाई करें और फिर आगे बढ़ें। लेकिन इस बीच में आईआईटी और आईआईएम की सीटें बढ़ाना, इंडस्ट्री और 4.0 कोर्सेज की जो मांग है उस पर फोकस करना होगा। क्या लगता है आपको, कितना इस पर खरा उतर पाएगी सरकार? जी बिल्कुल सही बात है कि 8 से 10% जो इसका प्रतिनिधित्व है वो होना चाहिए, क्योंकि रोड्स हैं, अर्बन है, इंफ्रा, लॉजिस्टिक, स्मार्ट सिटी, ग्रीन एनर्जी सब कुछ है, लेकिन शिक्षा चूंकि एक देश की रीढ़ होती है। मिश्रा जी बिल्कुल सही कह रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी बातें प्रासंगिक भी हैं, महत्वपूर्ण भी हैं। और चूंकि भारत युवाओं का देश है और युवा ऋण है इस देश के विकास का, चाहे विकसित भारत 2047 का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वप्न देखा है, उस सपने को भी पूरा करना है। तो ये सारी चीजें उसकी की और एक कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। तो ऐसे में जो बजट है वह हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें शिक्षा के लिए प्रधानतः बहुत महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए, उसके लिए बड़ा बजट होना चाहिए, 8 से 10% उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। एआई का दौर चल रहा है और आज सब चीजें ऑनलाइन, जैसे विद्यार्थी अब संस्थानों में नहीं जाना चाह रहा है। नई शिक्षा नीति के बाद हम लोग कितना सफल रहे या नहीं रहे, लेकिन एक ये चिंता का विषय है कि जो संस्थानों में नामांकन है वह कहीं ना कहीं कुछ कम हुआ है, जबकि सीटें बढ़ी हैं और संख्या भी बढ़ाई गई है। चाहे वह मेडिकल में आप देखें, चाहे आईआईटीज में देखें, या फिर और भी जो उच्च यूनिवर्सिटीज में हम लोग स्वयं हैं और देखते हैं। लेकिन यह शिक्षा जो कि बच्चा विश्वविद्यालय तक पहुंच नहीं पा रहा है, उसे ऑनलाइन के प्रति आकर्षण इतना है, वह विदेशों में भी जा रहा है
और एआई का जो दौर है कि हम कैसे कम मेहनत में शॉर्ट टर्म जो उसे गेन चाहिए उसकी ओर बढ़ रहा है, जो थोड़ा सा चिंता का विषय है और हमें चिंतित भी कर रहा है। तो शिक्षा को कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण केंद्र में रखते हुए एक बेहतरीन नीति के साथ बेहतरीन योजना बनानी पड़ेगी, और बजट में इन सारी चीजों की अपेक्षाएं भारत ठीक है। सरकार से है, माननीय अच्छा वित्त पीयूष मंत्री मिश्रा जी, महोदया वो से कह रहे है। हैं कि तो एआई की आशा तरफ करते हैं हमें कि ज्यादा शिक्षा को बढ़ना वापस पड़ेगा, ध्यान दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ ध्यान हमें ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से मैं इंडस्ट्री 4.0 कोर्सेज की बात कर रही थी, जिसमें एआई, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग है, फिर डेटा एनालिस्टिक है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है, फिर स्मार्ट एग्रीकल्चर, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन है, साइबर सुरक्षा इंजीनियरिंग है, फिर एमसीए, एमबीए पाठ्यक्रम है, फिर विकास के लिए यहाँ सॉफ्ट स्किल्स है, वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्रों में युवाओं को ये तैयार करने की बड़ी घोषणा की गई थी। कैसे इसे अमल में लाया जाएगा? क्या इसे जिस तरह से बजट में लाने की मांग उठाई गई है, आपको लगता है कि ये बजट में लाना चाहिए और इस पर फिर काम होना चाहिए? किस तरह का काम इस पर होना चाहिए? पीयूष जी, क्योंकि जब तक आप अपने बिल्कुल बच्चों को सही। प्लेटफॉर्म नहीं देते हैं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अगर प्लेटफॉर्म देंगे तो बच्चे रुकेंगे। प्लेटफॉर्म देने के देखिए लिए एआई सरकार भी का अगर हम लगातार एक प्रयासरत है। सेकेंड, बात सूर्य करें, प्रकाश पांडे जी, एक सेकेंड वेट कीजिए। पीयूष जी। एआई एआई स्टेटस की अगर हम बात करें इंडिया में अभी एआई के लिए जितना मुझे याद है लास्ट ईयर बजट में कुछ 500 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया था, जो इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए बहुत ही मिनिस्क्यूल है। इट इज नॉट इवन अ 0.1% जो रिक्वायर्ड है एआई के लिए। एआई रिसर्च में इंडिया अभी 3rd नंबर पे आ गया है, बट एज फार एज जो हमारे इनके एफर्ट्स हैं, गवर्नमेंट का एलोकेशन है वो बहुत ही कम है। एकमात्र प्रोग्राम है अटल टिंकरिंग लैब्स, जो स्कूल में लागू किया गया है क्लास अप्रोक्स 6 साल से लेके 18 साल के बच्चों के लिए। उसके अलावा खासकर अभी तक ऐसा कोई मेगा प्रोग्राम एआई में लॉन्च नहीं किया गया है। इस बार बजट से बहुत ज्यादा उम्मीद है, अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए अच्छा, एआई को लेने के लिए। बजट अगर से अभी उम्मीद हमने है एआई पे पीयूष काम जी। नहीं किया तो नहीं कर पाएंगे। एक चीज और आशा जी बताना चाहूंगा, एक सेकेंड, कि एआई प्रॉब्लम क्या है, एआई सबके लिए नया है। हम स्टूडेंट को पढ़ाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनको कौन पढ़ाएगा? टीचर्स, जो ट्रेनर्स हैं, एआई ट्रेनर्स भी आपको लाने पड़ेंगे, बिकॉज एआई बहुत पुराना नहीं है। हाँ। तो टीचर्स भी सीख रहे हैं और स्टूडेंट्स भी सीख रहे हैं। तो एआई के जो ये एक बहुत ट्रेनर्स हैं बड़ा वो एक सवाल बहुत है बड़ा इशू है। पीयूष जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब आप किसी भी पढ़ाई को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं तो उसमें एक एक्सपीरियंस्ड शख्स का होना बहुत ज़रूरी रहता है, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे बजट को लेकर लेना चाहूँगी। जिस तरह 24, 25 और 23 की हम बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अनुमानित इस बार बजट कितना रहेगा? चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, कुल मिलाकर ही चलिए बता दीजिए, क्योंकि 7,531 करोड़ की बढ़त तो 24 से 25 के बीच में लास्ट थी। ईयर इस बार कितनी आप समझ रहे हैं? 1,28,000 करोड़ था, इस बार 1,40,000 करोड़ के आसपास रहना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मेरे साथ विश्वनाथ जी भी हैं। विश्वनाथ जी, वो कह रहे हैं कि 1,40,000 करोड़ रुपया तो होना ही चाहिए अप्रॉक्सीमेटली बजट को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि जिन बच्चों को पढ़ाना है और जिन्होंने पढ़ाना है, अब उस पर फोकस होना चाहिए। इतने बड़े बड़े आप समझौते कर रहे हैं, वो समझौते किसके सर पर हो रहे हैं? युवा पढ़ेंगे तो ही तो जॉब के लिए आगे जाएंगे, रिसर्च करेंगे, लेकिन रिसर्च कराने के लिए मेंटोर होना भी जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल। देखिए आशा जी, हमारे देश में ये सबसे ज्यादा उपेक्षित क्षेत्र था। जब मोदी जी की सरकार आई तो 2014 में इन्होंने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय बनाया। एक नजर रखी कि एक प्रयास किया कि एक नया प्रयास हो कि हमारी जो नई जनरेशन है उसको कहीं एम्प्लॉयबिलिटी उसकी जो है उसको उस पर एक नजर रखी जाए, उनको थोड़ा सा चीजों को डेवलप किया जाए और उनको आगे क्या करना है, जो दिशाहीनता थी हमारे युवा वर्ग की, उसके लिए जी। जो परिस्थितियां बन रही थी उसमें मतलब बेहद निराशाजनक स्थिति थी। हालांकि उसके जरूर परिणाम आए हैं, और लेकिन उसका जो बजटरी एलोकेशन रहा है वो बहुत डिसमाल रहा है। रोजगार परक शिक्षा को जब तक आप रोजगार परक नहीं बनाएंगे तब तक वो बिल्कुल एक यूं कह सकते हैं कि एक खाली किताब है, एक टेक्स्ट है जिसके लिए इसका कोई यूटिलिटी नहीं है समाज के लिए। तो वो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि जब सरकार ने जो कौशल विकास को लेकर के और चीजों को लेकर के
जिस तरीके से स्वरोजगार को लेकर के सरकार का जो नजरिया रहा है, मुझे लगता है कि ये बजट उनका ज्यादा जाना चाहिए। क्यों? अगर आपने कोई चीजें प्लान कर रखी हैं और उनको धरातल पर उतारना है, तो इट एंटेल्स लॉट ऑफ मनी। इसके लिए पैसा चाहिए, और अगर आप पैसा डालते हैं, आपकी ही स्कीम है, आपके ही प्रोपोजिशंस हैं, आपकी ही प्लानिंग्स हैं, अगर आप उसमें पैसा नहीं डालते हैं तो आप एग्जीक्यूट कहाँ करेंगे, आप कहाँ शो करेंगे? इसलिए मुझे लगता है कि एजुकेशन के बजट में इस बार बड़ा बदलाव होना चाहिए। ठीक है। चीजें जो वैश्विक स्तर पर और डोमेस्टिक स्तर पर जितना बदलाव हो रहा है, हाँ। जितनी जैसी परिस्थितियां हैं, मुझे लगता है कि और देश की जो डोमेस्टिक लेवल पर भी देख लीजिए जिस तरीके से पॉलिटिकल सिनारियो है, मुझे लगता है कि स्वरोजगार एक मुद्दा है, जो बच्चों का जो कौशल विकास का विषय है वो उस पर सरकार ने बहुत ठीक है। स्ट्रेस करके रखा हुआ है। तो मुझे लगता है इस पर बहुत बदलाव की जरूरत कौशल है। विकास इस पे कौशल बड़ी विकास को लेकर तो चले काम हो रहा है, लेकिन अटल टिंकरिंग लैब तो एक ही है, कितने बच्चों को आप एडजस्ट कर पाएंगे? अब आपने जिस तरह से स्मार्ट क्लासरूम, एआई आधारित, फिर एनेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल लाइब्रेरी, आधुनिक लैब्स तैयार करने की बात हुई थी, कितनी हो पाई अभी तक? क्योंकि जब आप कोई भी रोड मैप बनाते हैं तो टिंकरिंग सबसे लैब पहले तो बहुत गिनी इंफ्रास्ट्रक्चर, चुनी है, ये बात सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके उसके बाद लिए उसके मूल अंदर जो की जो प्रॉब्लम आई है फैसिलिटीज वो मायने रखती हैं। सूर्य प्रकाश पांडे जी, अटल टिंकरिंग लैब एक बनाई गई, जी बिल्कुल। आपको नहीं लगता है कि और ज्यादा वास्ट करने की जरूरत है, हर जगह पर खुलने की जरूरत है? नहीं, यह जरूरत नहीं है, महा जरूरत है, लेकिन अटल इनोवेशन लैब भी हर जगह खुले, जितने आईआईटीज हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आशा जी, सब में स्थापित हो चुका है और इस पर और काम करने की जरूरत है। नहीं, और जो 5 सालों दिख में भी रहा है हो भी रहा 50,000 है थोड़ी अटल टिंकरिंग लैब खोलने की बात कही गई हाँ। थी, कही थी कि नहीं? बिल्कुल कही थी, बिल्कुल कही थी, और कई जगह खोला हुआ है। अब कहीं अगर नहीं खुला है तो प्रोसेस में कई प्रक्रिया सरकार की तरफ से, चूंकि किसी भी सरकारी संस्थाओं में आप सीधे किसी सेंटर को नहीं स्टेब्लिश कर सकते, उसका प्रोसेस होता है, उसके लिए अप्रूवल होता है, फिर कागजी कार्रवाई होती है। हाँ, उस दिशा में सरकार को और उस संस्था को आगे बढ़ना चाहिए, मिलजुल कर जो भी प्रक्रिया है पूरी करके शीघ्रतम स्थिति में उसे खोल करके युवाओं को जोड़ करके उनके हित के लिए, उनके रोजगार के लिए और उनकी जो आशा और अपेक्षा है, आकांक्षा है, उसके लिए कैसे वो तकनीकी से युक्त हो। एआई का दौर चल रहा है, एआई की जो टेक्नोलॉजी है उससे कैसे फ्रेंडली कराया जाए, वर्कशॉप कराया जाए, कॉन्फ्रेंस कराया जाए और एक्सपर्ट्स को जोड़ा जाए, न सिर्फ देश के बल्कि विदेश के लोगों को भी, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको कनेक्ट करा के हमारे युवाओं को प्रशिक्षित करने की जरूरत है। क्योंकि कोई तकनीकी आती है तो एक दिन में हमारे यहाँ नहीं स्थापित हो सकती, उसमें समय लगता है, और सरकार के एंड पर केवल हम छोड़ दे तो वह भी ठीक नहीं है। तो जो संस्थाएं हैं, जो शैक्षिक संस्थाएं हैं देश की, वह भी प्रयास कर रही हैं, और चूंकि एक प्रक्रिया है तो उसमें समय लगता है। मुझे लगता है कि जो लक्ष्य रखा गया तो वह पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन उसको तेजी से पूरा करने का प्रयास चारों तरफ जारी है। लेकिन विश्वनाथ जी, 2047 का लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है। 2047 बार बार कहा जाता है कि एक संकल्प है कि भारत को आगे बढ़ाया जाएगा, विकास होगा। टिंकरिंग लैब को लेकर भी इसी तरह से होगा या फिर जल्दबाजी में ये काम होना चाहिए? क्योंकि कहते हैं ना कि जिस तरह से खुद ही प्रधानमंत्री ने भी कहा कि पढ़ेगा युवा तो बढ़ेगा युवा, और अगर युवा बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। देखिए, टिंकरिंग लैब तो बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, लेकिन मुझे लगता है शायद वो फंड्स के कमी के कारण वो उतने उस तरीके से टेक ऑफ नहीं कर पाई जिस तरीके से अपेक्षित थी या जिस तरीके से इसका प्लानिंग की गई थी। यही नहीं, बहुत ढेर सारी चीजें ऐसी हैं जो सरकार जिस तरीके से चीजों को प्लान कर रही है या जिस तरीके से उनका एक लेआउट दे रही है, उस लेआउट के एग्जीक्यूशन में दिक्कत हो रही। दिक्कत इस आधार पर हो रही, धन भाई जब तक आप उसका एलोकेशन नहीं, फाइनेंशियल एलोकेशन नहीं होगा, जब तक फंड्स का एलोकेशन नहीं होगा, तो आप कैसे उन चीजों को लेकर जा पाएंगे? ठीक है। अच्छा देखिए, पीयूष अभी जी, जो हम फंड्स का एलोकेशन होना जरूरी है। हाँ, जल्दी से बोल दीजिए। मैं जस्ट एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। अभी जो स्पीड चल रही है गवर्नमेंट की वो बहुत स्लो है। एक छोटा सा डेटा मैं बता देता हूँ। अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है ऑनलाइन एआई में, जिसमें 80% स्टूडेंट जो है वो मेट्रो से आते हैं। रूरल एरिया में पेनिट्रेशन मात्र 15% है। रूरल एरिया में जहाँ पे कंप्यूटर ओनरशिप सिर्फ 4% है, उस एरिया में गवर्नमेंट कैसे
ये अपने जो इनके महत्वाकांक्षी प्लान है इम्प्लीमेंट करेगी, वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। जब तक फंड का एलोकेशन नहीं बढ़ेगा, ये सब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी जुड़ने के लिए। विश्वनाथ जी आपका भी धन्यवाद और सूर्य प्रकाश जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आप देखिए 1 फरवरी को जो बजट पेश होने वाला है उसमें एजुकेशन सेक्टर पर किस तरह के बदलाव होने चाहिए, कितना वो बजट होना चाहिए। आपने सुना कि इकोनॉमिक्स क्या कह रहे थे, अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि 1,40,000 से ऊपर आप देखिए अगर बजट होता है, यानी कि 1,40,000 करोड़ से भी ऊपर का बजट होता है, तो समझ सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि अर्बन इलाकों के अंदर अभी बदलाव करने की कोशिश की गई सरकार की तरफ से एआई मूवमेंट को लेकर, लेकिन अभी भी गांव देहात के अंदर बच्चे इन सभी चीज़ों से लगातार वंचित हैं। और 50,000 जो टिंकलिंग लैब खोलने की बात हुई थी, उसमें कितने बच्चों को अभी तक फायदा मिल पाया, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बड़े बड़े MOU साइन हो रहे हैं, लेकिन किस तरह से आगे काम किया जाएगा इस पर फोकस करना जरूरी है। फिलहाल डिबेट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।